वेलकम बैक टू पीएसपी क्लासेस। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सेफ्टी का ये चैप्टर है, वो टॉपिक है। चैप्टर का नाम है प्लांट लेआउट। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेस लेआउट पढ़ा था, तो वो इसके साथ रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा प्रोसेस लेआउट का, आप उसको भी देख लेना अगर किसी बच्चे ने ना देखी हो तो, या आज ही वो ज्वाइन हुआ हो तो प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है बेसिकली, पहले समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मशीनिंग और इक्विपमेंट का जो अरेंजमेंट है वो इस वे में किया जाता है कि पहले ऑपरेशन से लेके और लास्ट ऑपरेशन तक का जो सीक्वेंस है, ठीक है, उनको एक फ्लो में मतलब एक लाइन में अरेंज कर देते हैं, ताकि जो मटेरियल की मूवमेंट है वो जिगजैग वे ना होके स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। In this type of layout, machines and equipment are located according to the processing sequence of the product. यही समझाया ना बच्चों मैंने डेफिनेशन में, कि जो क्या कहते हैं उनके ऑपरेशन का सीक्वेंस है। ऑपरेशन का सीक्वेंस मतलब सपोज करो पहले किसी पे ड्रिलिंग होनी है, फर्स्ट ऑपरेशन, तो पहली मशीन ड्रिल हो गई। देन सपोज करो उसके बाद उस पर टर्निंग होनी है, तो देन सेकंड मशीन सीएनसी लेथ हो गई। देन सपोज करो ग्राइंडिंग होनी है, तो देन थर्ड मशीन ग्राइंडिंग हो गई। तो जिस वे में ऑपरेशन होने हैं उसी वे में मशीन का अरेंजमेंट करना है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यही चीज इसकी डेफिनेशन में है। ठीक, सेकंड स्टेप क्या है, मतलब इसी का एक पॉइंट है कि स्पेशल पर्पस मशीन्स आर यूज्ड व्हिच परफॉर्म द रिक्वायर्ड फंक्शन क्विकली एंड रिलायबली। इसमें जो मशीन यूज होती है वो स्पेशल पर्पस मशीन यूज होती है। उसका मतलब ये है कि वो एक तरीके के काम ही कर पाएगी। ठीक है, दूसरी बात, इस वाले अरेंजमेंट को, इस लेआउट को हम लाइन लेआउट भी बोलते हैं। लिखने से रह गया। ठीक है, लाइन लेआउट मतलब जैसे हमारी बच्चों असेंबली लाइन होती है, जितना भी हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, टू व्हीलर फोर व्हीलर वाला, ठीक है, तो वो आपको पता है लाइन मैन्युफैक्चरिंग करता है। मतलब उसमें ये कार होती है, उसके कंपोनेंट चलते चले जाते हैं, फाइनल में आके कार जो है असेंबल हो जाती है। ठीक है, तो वो लाइन लेआउट ही होती है। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन लेआउट भी बोलते हैं। और स्पेशल पर्पज मशीन की मैं बात बता रहा था, उसका मतलब ये है, सपोज करो एक लाइन चल रही है, तो एक लाइन में एक तरीके का प्रोडक्ट भी चल रहा होगा ना, ऐसा नहीं है उसी लाइन में कोई दूसरे प्रोडक्ट भी चल रहा हो। तो मशीन की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की होती है कि वो एक ही तरह के क्या कहते हैं प्रोडक्ट पर ऑपरेट कर सकती है। ठीक है ना बच्चों? तो ये होता है प्रोडक्ट लेआउट में। अब हम इसका डायग्राम स्टडी करते हैं। देखो, डायग्राम भी जो चीज डेफिनेशन में है वही डायग्राम में। एक लेआउट बना रखी है कि लेथ, यहाँ दो लेथ हैं, लेथ के बाद जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जा रहा है, ड्रिलिंग सेक्शन पे। ड्रिलिंग के बाद दो मिलिंग मशीन है, देन मिलिंग, देन ग्राइंडिंग, देन फर्दर अदर ऑपरेशन या फिनिश गुड। कुछ समझ में आया बच्चों? तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लेआउट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, एक लेआउट का डायग्राम और बनाते हैं अभी, इसको नोट कीजिए। ये बच्चों देखो, ये एक तरीके की असेंबली लाइन कह सकते हो, या प्रोडक्ट लेआउट का कोई भी एक मैंने एग्जांपल लिया है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हमने स्टोर रूम दिखाया, एक तरफ हमने स्टॉक रूम दिखाया। ठीक है, उसके बाद आप ये देख रहे हो कि यहाँ से हमारा जो है मशीनिंग स्टार्ट हो रही है। जैसे हमारी L1 जो है ये मेन लाइन है। ठीक है, तो मेन लाइन जब M1 ऑपरेशन हो रहा है मशीन पे कोई, फिर देन M2। अब लेकिन M3 मशीन से पहले आप ये देख रहे हो एक और यहाँ से दो मशीनें हैं और ये इसका कनेक्शन यहीं से है। इसका मतलब पता है क्या बच्चों, कि यहाँ पे आके ना M3 मशीन पे असेंबली हो रही है किसी कंपोनेंट की। ठीक है, और वो M3 मशीन पे मशीनिंग होने से पहले उसे फर्दर कोई दो ऑपरेशन और करने हैं कोई, तो वो लाइन, अदर लाइन ले लेते हैं हम, एक सपोर्ट लाइन तरीके से ना। मेन लाइन की सपोर्ट लाइन हो गई, एडिशनल लाइन। फीड इसी में होनी है, बात समझना, कि फीड तो यही है, मेन लाइन में फीड होना है, लेकिन हम उसकी प्रोसेसिंग अलग कर रहे हैं, इससे हमारा टाइम बच जाता है ना। तो वो हम यहाँ से फीड प्रोसेसिंग करके और इसी लाइन में फीड कर दे रहे हैं, फिर वो देन आगे बढ़ जाएगा। अब M3 पे पहुंच गए। अब M4 पे ऑपरेशन करने से पहले, ठीक है बच्चों, M4 पे ऑपरेशन करने से पहले देन फिर मुझे कोई कंपोनेंट चाहिए, उसके लिए मैंने एक और लाइन L3 जिसमें एडिशनल 2 ऑपरेशन होके यहाँ फीड कर देंगे, देन आगे चला जाएगा। तो ये तो एक बच्चों एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसी मशीनें दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, समझ रहे हो ना, और ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो लेकिन मेन प्रोसेस यही है कि जिस सीक्वेंस में ऑपरेशन होने हैं उसी सीक्वेंस में मशीन का अरेंजमेंट किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट का फ्लो कंटिन्यूअस बना रहे। ठीक है, इसलिए हम इसे प्रोडक्ट लेआउट बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के फ्लो पे डिपेंड करती है। ठीक,
समझ में आ रहा है ना? तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ठीक, अब बच्चों इसके एडवांटेजेस पे आते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है लेस स्पेस रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू प्रोडक्ट लेआउट, सॉरी एज कंपेयर टू प्रोसेस लेआउट। ठीक है, यहाँ पे जो हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना कि मशीनिंग के अलग अलग सेक्शन बनाने जैसा कि प्रोसेस लेआउट में था। यहाँ तो सिर्फ एक लाइन चलनी है, वो एक लाइन भी हो सकती है, दो लाइन भी हो सकती है, वो हम प्रोडक्शन की कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ स्पेस कम चाहिए, पहला एडवांटेज ये है। देन सेकंड, ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग यूज। ये ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग क्या चीज है? जैसे कन्वेयर सिस्टम होता है, मान लो एक मशीन यहाँ पे जैसे M1 M2 दो मशीन पास पास में है, तो एक मशीन से ऑपरेशन होने के बाद प्रोडक्ट जस्ट नेक्स्ट मशीन पे जाएगा, तो दोनों के बीच में कन्वेयर लगाई जा सकती है ऑटोमेटिक, कि वो बना के पीस उस पर रख दे और अगली मशीन पे वो पहुंच जाए। ठीक है, तो इससे हमारा जो है टाइम कंज्यूम बच जाता है। मटेरियल की जो वहां पे मूवमेंट ज्यादा हो रही थी प्रोसेस कंट्रोल में, यहाँ पे वो कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लीड टाइम है वो कम हो जाता है। थर्ड, प्रोसेस इन्वेंटरी लेस, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो 1 बाय 1 चलता चला जा रहा है, एवरी मशीन पे उस पर ऑपरेशन होते चले जा रहे हैं, तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब जो मटेरियल इन प्रोसेस है वो ज्यादा इकट्ठा नहीं होता, आता रहता है, मशीनिंग होता रहता है और नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड होता रहता है। ठीक है, तो इन्वेंटरी कंट्रोल भी हो जाती है। नेक्स्ट, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस वर्क फ्लो। ये तो बच्चों समझ में आ ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस जो है वो वर्क आउटपुट मिलता रहता है। ठीक है, यहाँ कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मटेरियल को वेट नहीं करना पड़ रहा कि अगली मशीन पे पहुंचेगा। ठीक है, 1 बाय 1 उस पर फर्दर ऑपरेशन होते चले जा रहे हैं। लास्ट है लेस स्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर्ड। यहाँ पे स्किल्ड लेबर तो चाहिए लेकिन लेस, मतलब एज कंपेयर टू प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, प्रोसेस लेआउट, बार बार कंट्रोल याद आता है, तो उनके कंपेयर में यहाँ पे जो वर्कर है उनके स्किल कम चल सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इसके एडवांटेज हुए। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं बच्चों। फर्स्ट है लेस फ्लेक्सिबल। और देखो बच्चों, जो पॉइंट होते हैं ना एडवांटेज डिसएडवांटेज, ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट पॉइंट है हमने याद कर लिए रट लिए तो काम चल जाएगा, बात इतने से ही नहीं होती। अगर आप डेफिनेशन या प्रोसेस को जो हम समझा रहे हैं, ठीक है, उसको फिर समझ के तब एडवांटेज और डिसएडवांटेज कनेक्ट करते हो ना, तब उसका अच्छा रहता है कि आपको आप प्रोसेस समझ में आ रहा है, अच्छा ये डिसएडवांटेज है इसलिए है। ठीक है ना, आपके पास एक सुटेबल रीजन होना चाहिए कि लेस फ्लेक्सिबल है तो क्यों है, आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो लेस फ्लेक्सिबल क्यों है? मान लो आपकी एक लाइन एक बार सेट हो गई किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो आपको पता है वो उसी की मैन्युफैक्चरिंग करेगी और कुछ नहीं कर पाएगी। अगर कोई एडिशनल कुछ आता है तो फिर आपको हर मशीन में, जितनी भी उस लाइन में अगर 10 मशीन है तो 10 के 10 में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो वो बहुत प्रॉब्लम वाला काम है। ठीक, तो ये फ्लेक्सिबल कम होती है। सेकंड पॉइंट, इंस्पेक्शन बिकम्स डिफिकल्ट। इंस्पेक्शन बिकम डिफिकल्ट क्यों है यहाँ पे? देखो बच्चों, उस प्रोसेस लेआउट में क्या था कि हर सेक्शन अलग अलग था, तो इंस्पेक्शन करने में क्या है कि लेथ में सेक्शन में लेथ का इंस्पेक्शन हो रहा है, ड्रिल सेक्शन में ड्रिल का हो रहा है, अलग अलग सेक्शन बटे हुए थे। लेकिन यहाँ पे पूरी लाइन चल रही है। लाइन चलने में क्या होता है, जो क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है वही लाइन में इधर उधर चलता रहता है। ठीक है, वो कभी उस मशीन पे चेक करेगा, देन नेक्स्ट, फिर देन नेक्स्ट, कभी सीएनसी पे, कभी ग्राइंडिंग पे, कभी हॉबिंग पे। ठीक है, तो वही क्वालिटी इंस्पेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीनिंग को चेक करना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट, हाई कैपिटल कॉस्ट। हाई कैपिटल कॉस्ट क्यों आ रही है बच्चों? यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? ये तो कह रहे थे कि सर स्पेस तो कम ले रहा है, फिर भी कॉस्ट ज्यादा क्यों आ रही है? इसका मैं आपको एक पॉइंट समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे सपोज करो आपकी एक लाइन चल रही है ये, ठीक है, इसमें आपकी ये 3 मशीनें हैं, M1 M2 M3, ये मशीन चल रही है। तो आप क्या सोच रहे हो कि जैसे प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आउटपुट मिलता चला जा रहा है, लेकिन सपोज करो M2 मशीन खराब हो गई, काम नहीं कर रही, अब क्या होगा? लाइन रुक जाएगी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। लेकिन इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए कंपनी अब क्या करती है पता है आपको? जैसे M2 सपोज करो सीएनसी मशीन है, तो कंपनी 2 सीएनसी मशीन रखेगी अपने पास, एक स्पेयर में रखेगी। जैसे स्टपनी होती है ना कार में, ठीक है, उस तरीके से स्टपनी स्पेयर में रख रहे हैं एक सीएनसी मशीन। क्यों? जब कभी, और ये सिर्फ सीएनसी की नहीं,
जितनी भी उसके पास मशीन होंगी उनके एडिशनल या कुछ प्लस उसको सप्लीमेंट रखने होंगे, कि ऐसा ना हो कि मेरे एक ही लाइन पे मेरे पास ये मशीनें हैं और कभी कोई मान लो कोई बात हो जाए, कोई फॉल्ट हो जाए, देखो मशीन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो किसी फॉल्ट की वजह से या किसी ब्रेकडाउन की वजह से पूरी लाइन रुक जाएगी, पूरी लाइन रुकेगी तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो उनको मशीन के अपने अल्टरनेट या स्टपनी कुछ भी समझ सकते हो वो रखने होते हैं। तो अब वो 2 CNC खरीद रहा है तो कॉस्ट तो बढ़ेगी ना, चाहे वो भले ही खराब ना हो, चलती रहे, लेकिन देखो मेंटेनेंस है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कभी भी आ सकती है, ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हाई सुपरविजन कॉस्ट। ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है ना। जब इंस्पेक्शन करना मुश्किल है तो सुपरविजन की कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइजर ज्यादा रखने पड़ते हैं और लाइन इंस्पेक्टर भी ज्यादा रखने पड़ते हैं, तो इस वजह से हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल करने में जो कॉस्ट आती है वो बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन एक्सपेंशन। ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, लेस फ्लेक्सिबल, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो एक लाइन है, सपोज करो 600 पीस की आपकी फिक्स हो गई उसकी इफिशियंसी कि 8 घंटे में 600 पीस बनाएगी, तो बच्चों वो 8 घंटे की 600 पीस अब फिक्स हो गई। अगर आपको उसमें एक्सपेंशन करना है ना तो आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा, तो एडिशनल लाइन बनानी पड़ेगी, मशीन ऐड करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो एक्सपेंशन करने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है बच्चों। समझ में आया प्रोडक्ट लेआउट, फुल एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, ठीक है, विद एग्जाम्पल, विद डायग्राम, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, टॉपिक पूरा हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट को आप एक साथ मर्ज करके पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस भी इनमें आ जाते हैं, ठीक। आज की क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।